हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करें और कक्षा 10 का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रयोक्ता, सबसे इजी टॉपिक है पूरी किताब का, सबसे इजी टॉपिक है प्रयोक्ता। और ये लास्ट टॉपिक बचा है, एक्सरसाइज नंबर है 14वीं। कौन सी है? 14 नंबर है। अब देखो प्रयोक्ता, ये भाषा संबंधित क्वेश्चन है टोटल इनमें। प्रयोक्ता क्या होती है? सबसे पहले हम प्रयोक्ता की बात करते हैं। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा प्रयोक्ता के बारे में। आपने कक्षा 8 में पढ़ा था। शुरुआत में किस कक्षा में पढ़ा था? कक्षा 8 में। प्रयोक्ता क्या होती है? कोई भी घटना घटित होने की संभावना है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोक्ता बोलते हैं। यानी कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी तो उसकी जो संभावना होती है, संभावना किसी चीज के बारे में अगर हम हमारे शब्दों में अगर प्रयोग करें तो किसी भी वस्तु की कोई भी चीज हो रही है या कोई घटना घटित हो रही है, उसके हमने सिर्फ संभावना व्यक्त करनी है। और जो चीज संभावना व्यक्त कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोक्ता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी घटना घटित होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को क्या बोलते हैं? होने की संभावना क्या बोलते हैं? प्रयोक्ता बोलते हैं। ये तो होगी प्रयोक्ता की परिभाषा। अब प्रयोक्ता देखो, दूसरी बात है प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जो मेन चीजें याद करनी है वो लिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी घटना घटित हो रही है, मान लेते हैं कोई घटना घटित हो रही है, उसको मैं मान रहा हूं ई से लेता हूं। मान लो कोई घटना घटित हो चुकी है, तो कोई घटना घटित होने की प्रयोक्ता क्या है? कोई भी घटना घटित हो रही है उसको मान लेते हैं, हम लिखते हैं ई से। किससे लिखते हैं? ई से। तो कोई भी घटना घटित होने की प्रयोक्ता, और होने की प्रयोक्ता को किससे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। अब मेरे को लिखना है इसका फॉर्मूला। तो घटना घटित होने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? राशियों की नहीं, सॉरी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, ऐसे भी लिख सकते हो, कुल संभव परिणाम। ये किसका फॉर्मूला हो गया? प्रयोक्ता का फॉर्मूला हो गया। अब देखो प्रयोक्ता की रेंज कितनी होती है कि अधिकतम प्रयोक्ता का मान कितना होता है और न्यूनतम प्रयोक्ता का मान कितना होता है। तो प्रयोक्ता की परिसर होता है वो कितना होता है? परास या परिसर कितना होता है प्रयोक्ता का मान का? परास या परिसर। तो ध्यान रखना, परास और परिसर होता है 0 और 1 के मध्य, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर प्रयोक्ता प्रोबेबिलिटी। और किस से छोटी? एक से या तो बराबर होगी या 1 के से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो ध्यान रखना, अधिकतम मान तो होगा। आपको ऐसा पूछा जाए कि प्रयुक्त कोई घटना घटित होने का अधिकतम मान कितना होगा, तो कितना होगा? 1 होगा। या कोई घटना घटित होने का न्यूनतम मान कितना होता है? वो होता है 0। ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर प्रयोक्ता का परास और परिसर किसके मध्य होता है? 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे कुछ प्रयोक्ता की जो कंसेप्ट है, कितने प्रकार की होती है उनकी बात करते हैं। तो मान लेते हैं पहली घटना, मान लेते हैं निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना, या इसको बोलते हैं संभव घटना। निश्चित घटना या इसको क्या बोलते हैं? संभव घटना। निश्चित घटना या संभव घटना। तो निश्चित घटना या संभव घटना कौन सी होती है? वह घटना जो घटित हो चुकी है। जैसे आप निश्चित घटना कौन सी होती है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए। जैसे सूर्य किस दिशा में उदय होता है और किस दिशा में अस्त होता है, तो ये घटना कौन सी होगी? निश्चित घटना। यानी जो घटना घटित होना निश्चित है उस घटना का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी जो घटना घटित होना निश्चित हो, जो घटना घटित होना क्या हो? निश्चित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना या संभव घटना। अर्थात जिसका मान कितना होगा? यानी जो घटना घटित होना निश्चित हो, जिसका मान कितना होगा? अधिकतम कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आगे देखो दूसरा, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना या असंभव घटना एक ही होता है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना, तो क्या होगा? वह घटना जो घटित होना निश्चित नहीं है,
जो घटना घटित होना निश्चित नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना या अनिश्चित घटना, जिसका मान कितना होगा, अर्थात जिसका मान शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। ध्यान रखना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक बीच में और बच गया। अगली ये देखो, एक टाइप अलग होता है कि घटना जो घटित हो रही है उसको हम किससे लिखते हैं? पीई से लिखते हैं। और घटना जो घटित नहीं हो रही उसको बोलते हैं पूरक घटना। उसको क्या बोलते हैं? उसको लिखते हैं ई डैश से। तो एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि जो घटना घटित हो रही, घटना घटित होना जिसको मैं किसे लिखता हूं? ई से। और जो घटना घटित नहीं हो रही है, जो घटना घटित नहीं होना, घटना घटित नहीं होना, इसको मैं लिखता हूं ई डैश से, जिसको बोलते हैं पूरक घटना। क्या बोलते हैं? पूरक घटना। इन दोनों का मान कितना होता है? एक होता है। इन दोनों का मान कितना होता है? एक होता है। यानी एक प्रकार का फॉर्मूला है जिसको मैं गणित के रूप में लिखूंगा, यानी अंकगणित के रूप में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पी की घटना, पी नहीं होने की घटना, पी नहीं होने की घटना को डैश से लिखते हैं। और इन दोनों का मान कितना होगा? एक होगा। बस पूरी प्रयोगता इन दो पर टिकी हुई है, इन दो ही फॉर्मूला पर, एक इस फॉर्मूले पर और एक इस फॉर्मूले पर। पूरी प्रश्नावली इन दो फॉर्मूले पर टिकी है और कुछ नहीं है इस प्रश्नावली में, इतनी इजी प्रश्नावली, ठीक है। अब घटना घटित होने में हम पढ़ेंगे, जैसे पासे को फेंक रहे हैं या सिक्के को फेंक रहे हैं और या कोई बैग में गेंदे हैं, इन हिसाब से हम कोई क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब जैसे देखो इसका 14.1 है। 14.1 में 20 या 22 सवाल है, जिसमें आपको देखो 3 सवाल पहले भाषा के सवाल दे रखे हैं, जिसको मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो जैसे पहला दे रखे कि घटना, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था नहीं कि घटना कोई घटित हो चुकी है और घटना जो नहीं घटित होती है, यानी उसकी पूरी घटना, इन दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। तो ये पहले का आंसर पहला बन गया। इस हिसाब से आपको आंसर देना है, भाषा के रूप में दे रखा है। तो घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होने का योग कितना होता है? एक होता है। दूसरी बात है, उस घटना की प्रयोक्ता क्या होगी? जो घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रयोक्ता कितनी होती है? 0 होती है। जो घटना घटित नहीं होती उसको बोलते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना बोलते हैं। और उस घटना का मान कितना होगा? अभी लिखा है मैंने, कितना होता है? शून्य, यानी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। देखो तीसरा देखो, उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित होना निश्चित है, यानी वह घटना जो घटित होना निश्चित है उसका मान, उसको क्या बोलते हैं? संभव घटना, यानी निश्चित घटना, या उसको क्या बोलते हैं? संभव घटना, या इसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। तो उस घटना का मान कितना होगा? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अगला देखो चौथा दे रखा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा, यानी सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो उसका 5वां दे रखा है कि किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है? छोटी होती है। तो ध्यान रखना, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो ये पहले का 4 हो गई। अब देखो दूसरे में दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है कि एक ड्राइवर कार चलाना सीखता है, तो कार प्रारंभ होगी या रुकेगी? तो ये असंभव घटना है। यानी संभव घटना कौन सी है? जिसका मान फिक्स हो गया, यानी वो घटना घटित हो चुकी है, वो तो असंभव घटना है। जो घटित नहीं हो रही है, यानी उसका अनुमान लगा सकते हैं, यानी उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो वह असंभव घटना होगी, ठीक है। तो कार चलाना क्या होगा? असंभव घटना है। आगे देखो इसका दूसरा दे रखा है कि एक बॉस्केट खिलाड़ी है जो बॉस्केट के अंदर बॉल डाल रहा है, तो डालना होगा या नहीं होगा? तो ये भी असंभव घटना है, क्योंकि इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरे का लास्ट में दे रखे हैं कि कोई एक क्वेश्चन है, सत्य है असत्य है, उनका अनुमान लगा रहे हैं। तो सत्य है असत्य का अनुमान लगाने का अर्थ क्या होता है? संभावना व्यक्त करना। तो ये भी असंभव घटना है, ठीक है। आगे देखो एक बच्चे का एक जन्म होता है, तो जन्म होना क्या है? जन्म होने के बाद में पता चल जाता है कि भाई ये लड़का होगी या लड़की होगी, तो ये असंभव घटना नहीं है, संभव घटना होगी, ठीक है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसमें पता चल जाता है ये लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। तो ये कौन सी घटना होगी? संभव घटना। अब देखो इस हिसाब से आपको दे रखा है तीसरा क्या दे रखा है कि कौन सी टीम पहले चढ़ेगी? तो कौन सी टीम पहले चढ़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठोस करते हैं। ठोस में पता चल जाएगा कि संभव होगी या नहीं, यानी ये कौन सी घटना है? ये भी क्या है? असंभव घटना है। क्योंकि जब तक सिक्का हवा में, तो सिक्का हवा में तो हम क्या लगा सकते हैं? सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, यानी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी चीज की अगर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या होगी? असंभव घटना होगी। अब हम क्वेश्चन चौथा स्टार्ट करते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं
क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ चौथे क्वेश्चन से पहले। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली है तो ध्यान रखना कभी भी प्रेरिकता का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटे का अर्थ क्या है कि माइनस में नहीं होगा, यानी प्रेरिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ये लाइन ध्यान रखना, ये दो तीन शब्द ध्यान रखना कि प्रेरिकता का मान कभी भी क्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं कभी एक से बड़ा होगा। मान हमेशा जीरो और एक के मध्य होगा तो प्रेरिकता होगी, वरना जीरो और एक के मध्य मान नहीं है तो हमारा मान प्रेरिकता हमारी नहीं होगी। तो इस हिसाब से आगे हमें दे रखे है चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी प्रेरिकता होगी। तो आप चेक करोगे जिसका, देखो आप हमेशा जानते हो जिसका अंश और हर में भिन्न लिखी होती है, भिन्न के रूप में क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सी प्रेरिकता होगी। तो आप ध्यान रखना कि जिसका क्या, जिसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा तो उसका मान हमेशा जीरो और एक के मध्य आता है, ध्यान रखना ये बात। तो इसमें देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है 2/3, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा कि 2/3 दे रखा है, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें है जो बड़ा दे रखा है, अंश है क्या है, छोटा दे रखा है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 5वां। देखो हमारा क्वेश्चन है एक चौथा, मैंने आपको तो सीधा बताया था 2/3 लिख के, 2/3 नहीं, उसमें ये बताना था क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी प्रेरिकता नहीं होगी चौथे में। तो ध्यान रखना जो ऋणात्मक मान दे रखा था वो हमारी प्रेरिकता नहीं होगी। ठीक है, ये दोबारा आप कर लेना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो जो ऋणात्मक मान है वो हमारी प्रेरिकता नहीं होगी। अब देखो 5वें में क्या दे रखा है कि आपको कोई घटना घटित हो चुकी है, उस घटना घटित होने का मान कितना है, 0.05 दे रखा है। अब आपको बताना है कि घटना घटित नहीं होने का मान क्या होगा, यानी डेस का मान बताना है। ये बताना है तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना, यानी पूरे घटना दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इसका मान दे रखा है, वो उधर जाकर घट जाएगा, तो घटना नहीं घटित होने की प्रेरिकता कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी। घटना घटित होने का मान कितना है, 0.05 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, घटाओ देखो 1 में से घटाओ, तो मैं 5, 10 में से 5 गया, 5 बच गया। इधर देखो आगे 9 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो घटना नहीं घटित होने की प्रेरिकता कितनी आ जाएगी, 0.95 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 5वां हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है छठा। अगला देखो छठा भी क्वेश्चन है, आपकी भाषा के अनुसार दे रखा है। एक थैला है, उसमें कुछ नींबू की क्या है कि क्वेश्चन में से बोला गया कि कुछ नींबू की क्या मीठी महक वाली गोलियां हैं, उनमें से मालिनी नाम की एक लड़की है, उनमें से उन गोलियों को निकालती है। तो पहले पूछ रही है कि नींबू वाली गोली क्या होगी, तो नींबू वाली अधिकतम गोली होने की संभावना कितनी होगी, 1/1 होगी। ठीक है, दूसरी बात है आपको पूछिए संतरे की गोलियां कितनी होगी उस थैले में, तो आपको पता है संतरे की गोलियां थैले में है ही नहीं, तो अगर जो चीज है ही नहीं यानी असंभव घटना दे रखी है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो छठा सवाल आपको इस तरह करना है। अगला देखो 7वां सवाल दे रखा है। 7वां सवाल हम दे रखा है कि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। कितने दिन पड़ता है, 3 में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। नए होने की प्रेरिकता क्या होगी, एक दिन नए होने की प्रेरिकता आपको दे रखी है, यानी आपको देखो 7वें सवाल में नए होने की प्रेरिकता यानी 2 बच्चों के एक साथ नए होने की प्रेरिकता क्या है, यानी ई डेश का मान आपको दे रखा है 0.0992 दे रखा है। ये दे रखा है क्या, 992 दे रखा है, कितना दे रखा है, 992 दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है आगे इसमें क्या दे रखा है कि एक दिन होने की प्रेरिकता क्या है, यानी घटना घटित होने की प्रेरिकता बतानी है। तो देखो अब एक साथ में होने की प्रेरिकता यानी ई डेश निकालना है। ई डेश का अर्थ क्या होता है, 2 बच्चे के एक साथ जन्म होने की प्रेरिकता कितनी हो जाएगी, आपको ये निकालनी है। तो आप जानते हो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ई डेश प्लस घटना घटित होने की पूछे बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये निकालना है आपको। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये घटा दो आप 0.992 घटाना है, तो घटाओ 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 2 बच्चों का एक साथ जन्म होने की प्रेरिकता कितनी हो जाएगी, 0.008 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8वां। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन में एक आपके पास में थैला है, उसमें 3 लाल गेंदे और 5 है काली गेंदे, तो कुल गेंदे कितनी हो गई, इधर देखो क्वेश्चन नंबर है 8वां, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रेरिकता से इजी कोई टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। एक थैला है आपके पास में, तो एक थैले में 3 तो रेड गेंद है, कितनी है 3, प्लस काली गेंद कितनी है 5 काली गेंद है, 5 ब्लैक है,
कुल मिलाकर टोटल कितनी गेंदें होगी? 8 गेंदें होगी। कितनी गेंदें? 8 गेंदें। ठीक है, तो आपका कुल संभव परिणाम कितना हो गया? कुल संभव परिणाम कितना हो गया? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? प्रेरितता वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कुल संभव परिणाम है आपके पास में 8। कितने? 8 है, दे रखा है। बस इतना हो गया। अब इसका पहला पार्ट दे रखा है कि यादृच्छा रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो लाल होने की प्रेरितता क्या होगी? पहला ये दे रखा है। तो यादृच्छा का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से निकाली गई गेंद है। तो लाल, तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद के लाल होने का अनुकूल परिणाम कितना होगा? भाई लाल गति 3 ही तो है। तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब लाल होने की प्रेरितता क्या होगी? यानी पी रेड, लाल को क्या बोलते हैं? रेड। यानी लाल होने की प्रेरितता कितनी होगी? तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम होता है। अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है? संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 3। और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 8। तो लाल गेंद होने की प्रेरितता कितनी हो जाएगी? 3/8 हो गई। अब आपको पूछा लाल गेंद नहीं होने की प्रेरितता, यानी घटना नहीं घटित होने की प्रेरितता पूछ रहा है। घटना घटित हो चुकी है तो एक में से घटना नहीं घटित हो रही उसकी प्रेरितता निकाल देंगे। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रेरितता, नहीं होने की प्रेरितता कितनी हो जाएगी? पी रेड डैश निकालना है आपको। पी रेड डैश, डैश का अर्थ होता है नहीं होने की। तो इसको क्या करना है? आपको एक में से घटाना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया घटित होना और घटित नहीं होने का योग कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपको घटाना है। कौन सा घटाना है? पी आर घटाना है। तो पी आर घटाओ, तो पी आर डैश 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3/8। तो पी आर डैश कितना आ जाएगा? 5/8। यानी मैं एक में से 3/8 घटाऊंगा तो पीछे कितना बचेगा? 5/8। तो आपको 8 में 2 करना था, पहले बताना था कि लाल गेंद होने की प्रेरितता कितनी होगी? 3/8 होगी। लाल गेंद नहीं होने की प्रेरितता कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से ये 8वां क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देखो 9वां है। अगला क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी फॉर्मूले से होने वाला है। और फॉर्मूला क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि एक थैला है, क्या एक डिब्बा है, यानी एक डिब्बे में देखो 5 लाल है, 5 लाल गेंद है, 8 व्हाइट है और आपको 4 हरी है, 4 क्या है? ब्लू गेंद है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? टोटल देखो 12 12 5 कितनी हो जाएगी? 17। टोटल गेंद कितनी है? 17। यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया? कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। अब आपको इसमें पूछा क्या है कि पहला पूछ रखा है इसमें लाल गेंद होने की, तो लाल गेंद की प्रेरितता कितनी होगी? तो लाल गेंद देखो पहला दे रखा है कि लाल रंग के कंचे होने की प्रेरितता कितनी होगी? लाल रंग के कंचे होने की प्रेरितता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो लाल रंग के कितने हैं? 5। टोटल कितना हो गया? 17। अब देखो व्हाइट रंग दूसरा पूछा है कि सफेद रंग के कंचे होने की प्रेरितता क्या होगी? तो 8 बटा कितना हो जाएगी? 17, क्योंकि सफेद रंग के कितने कंचे हैं? 8 है। आगे देखो हरा रंग नहीं होने की प्रेरितता क्या होगी? तो हरा यानी बी डैश निकालना है तो कितने हो जाएगी? ये 4 नहीं होंगे, बाकी होंगे, यानी 5 8 कितने हो गए? 13। 13/17। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? 9वां। अगला क्वेश्चन देखो 10वां। अगला क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। और 10वें क्वेश्चन में आपको अलग अलग दे रखे हैं 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के दे रखे हैं। और आपको बताना है कि 50 रुपए के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 1 रुपए के कितने सिक्के, ऐसे करना है। ठीक है, तो टोटल कुल संभव परिणाम यानी कुल सिक्के निकालते हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल सिक्कों की संख्या का क्या हो गया? कुल संभव परिणाम। तो देखो 50 हो जाएगी। 50 पैसे कितने सिक्के? 100 सिक्के प्लस आगे आपके पास में 1 रुपए की कितने सिक्के? 50 सिक्के हैं, प्लस 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के आपके पास में 10 सिक्के हैं। तो टोटल आपके पास में कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 180 सिक्के हो गए। कितने हो गए? 180। अब इसका जो आपको पहला पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि 50 पैसे होने की प्रेरितता कितनी होगी? तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 सिक्के हैं। तो इसे लिखेंगे 50 पैसे होने की प्रेरितता, 50 पैसे होने की प्रेरितता क्या होगी कि पहले आप अनुकूल परिणाम बटा फॉर्मूला लिख लेते हैं।
या ऐसे करो कि 50 पैसे की होने की प्रेरितता तो मैं कैसे लिखूंगा, P 50 पैसा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना होगा, मैं नीचे लिखा हूं, यहाँ पर लिख लो। अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम है 100, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 की 100 है, और बटा कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 180। तो इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 5/9 आएगा, कितना आएगा, 5/9। अब आप क्या करना है कि भाई फॉर्मूला होता है वो हमेशा ध्यान रखना, आगे इसके सिद्ध में ऐसे बॉक्स के अंदर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, प्रेरितता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। आपको इस तरह आगे ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला। आगे देखो दूसरा, दूसरा आपको इसमें क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 5 रुपए का, 5 रुपए नहीं होने की प्रेरितता, तो मान लो 5 रुपए होने की प्रेरितता कितनी है, 10 है, 5 रुपए होने की सिक्कों की प्रेरितता कितनी है, 10 है, तो नहीं होने की क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, या उस फॉर्मूले से कर लेना कि घटना घटित होना और घटना नहीं घटित होने वाले से, या आप ऐसे कर लो कि इतना हो रहा है तो इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि 5 रुपए नहीं होने की, 5 रुपए नहीं होने की प्रेरितता, यानी P5 डैश लगाते हैं, डैश का अर्थ है नहीं होने की प्रेरितता, तो कितनी हो जाएगी, या तो आप ये लिख लो कि ये है तो ये नहीं होगी, तो ये कितनी है, 170 बटा कितनी हो जाएगी, 180, तो इनको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 17/18। या क्या होता है, इसको दूसरे तरीके से, ये तो हो गया इसका पहला तरीका, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे कि 5 रुपए, मैं सीधा ऐसे लिखूं कि 5 रुपए होने की प्रेरितता प्लस 5 रुपए नहीं होने की प्रेरितता कितनी होती है, 1 होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आपको P डैश निकालना है, तो P डैश कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 5 रुपए होने की प्रेरितता कितनी हो जाएगी, 10/180 है, तो 10/180 में क्या लिख सकता हूँ, 1/18। अब इनको मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 17/18। तो आप चाहे फॉर्मूले से करना तो भी उत्तर कितना आएगा, 17/18 आएगा, और आप बाकी सीधा करोगे तो भी उत्तर कितना आएगा, 17/18 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कौन सा, 10वां हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 11वां, अगला देखो 11वां सवाल। 11वें सवाल में आपको क्या दे रखा है, 11वां सवाल बहुत इजी सवाल है, वैसे तो आप कर सकते थे इनको आप खुद ही, कि गोपी अपने जल जीव कुंड में एक दुकान से मछली खरीद कर जाता है, उस मछली में नर मछली भी है और मादा मछली भी है। नर मछली है वो कितनी है, 5 है, और मादा मछली है वो कितनी है, 8। तो आपको ये बताना है कि उसकी क्या प्रेरितता होगी जो मछली नर है, ठीक है। तो अब देखो कुल मछलियां कितनी होगी कुंड में, कुल मछली कितनी हो जाएगी, 5 तो है, क्या है, मेल है, यानी नर मछली है, 8 क्या है, फीमेल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 13 मछलियां, कितनी हो जाएगी, 13। अब आपको बताना है मेल होने की प्रेरितता कितनी होगी, मेल होने की प्रेरितता कितनी है, 5/13 हो जाएगी। तो आपको लिखनी है प्रेरितता निकालनी है नर मछली की, नर मछली क्या निकालनी है, प्रेरितता निकालेंगे, तो निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5, और बट्टा टोटल कितनी हो जाएगी, 13। और आपको मैंने बता दिया, इधर आप क्या लिखना, फॉर्मूला, कि प्रेरितता का फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन कौन सा करना था, 11वां। अगला क्वेश्चन है 12वां हम साथ में करते हैं, इधर देखो 12वें क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, 12वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक चक्कर है, उस चक्कर पर 1 से लेकर आपके पास में 8 संख्या अंकित है, कितनी है, 8 संख्या अंकित है। तो 8 उस पर उस तीर को घुमाया जाता है, मान लो उस पर एक तीर रखा है, उस तीर को घुमाते हैं, तो तीर 8 पर आने की प्रेरितता कितनी होगी। मान लेते हैं, मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ, इस प्रकार से एक चित्र मान लेते हैं, इनमें आपके पास में 8 संख्या अंकित है, कितनी है, 8 संख्या अंकित है, मान लेते हैं किस तरह, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 संख्या अंकित है। अब यहां से एक तीर मान लेते हैं, ये तीर 8 पर कितनी बार आएगा, तो आपको पता है इस 8 पर आने की प्रेरितता कितनी होगी, 1 की होगी, कितनी होगी, 1।
और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं, देखो कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है। टोटल कितना है, 8 है। अब 8 आने की संख्या यानी 8 पर आने के तीर 8 पर कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, यानी 8 कितनी संख्या है, एक ही है। तो पहला है इसका, देखो P 8 होने की प्रयोक्ता, P 8 होने की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, टोटल कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है। और 8 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो इसकी प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। अब इसमें दूसरा दे रखा है एक विषम संख्या को एक विषम संख्या पर आएगा। तो देखो इसमें विषम संख्या कितनी है, कौन कौन सी है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। तो कितनी विषम संख्या हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। तो विषम संख्या होने की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, विषम संख्या विषम संख्या होने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो टोटल कितनी संख्या आएगी, 3। और कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 8। अगला देखो तीसरा, इसका तीसरे में आपको पूछ रखा है कि 2 से बड़ी संख्या होने की, 2 से बड़ी संख्या, देखो 2 में कितनी बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से कितनी बड़ी संख्या है, 6। तो इसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, टोटल 6। और कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इसकी प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, 3/4। अब देखो इसका चौथा भाग, चौथे में क्या दे रखा है, चौथे में आपको दे रखा है कि 9 से छोटी संख्या होगी, यानी ये टोटल संख्या कितनी है, 9 से छोटी है, तो इनके होने की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, 8। यानी 1 से लेकर 8 टोटल संख्या जो 9 संख्या है, छोटी है। तो आपको दे रखा है कि 9 से छोटी संख्या होने की प्रयोक्ता, 9 से छोटी 9 से छोटी संख्या, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 8 है टोटल। कुल संभव परिणाम भी कितना हो जाएगा, 8। तो इसके होने की प्रयोक्ता अधिकतम कितनी हो गई, 1 हो गई। इस हिसाब से ये आपको 12वां क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था, ठीक है। अगला सवाल है 13वां। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको 13वां, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रयोक्ता से कोई सवाल पूछा जाता है, या तो किससे पूछा जाता है, पासे से पूछा जाता है, या सिक्के से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो आप सभी ने लूडो खेला है, लूडो में जो पासा होता है उस पर अधिकतम संख्या कितनी अंकित होती है, 6 होती है, ठीक है। तो जो कुल संभव परिणाम होता है वो कितना होता है, देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और 6 संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 हो सकती है, 5 6। ये कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। आपको 2 बार भी पूछ रखा है, लेकिन वह उदाहरण में सवाल पूछ रखा है, तो वो सवाल देखते हैं, लास्ट में करवाएंगे कि एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है या 2 पासों को एक साथ में फेंका जाता है तो उनकी प्रयोक्ता कितनी होती है, कैसे क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पूछा क्या है, इसका पहला पूछ रखा है कि एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होती है। तो इसका पहला सवाल पूछ रखा है कि अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर पूछा है, तो आपको क्या बताना है कि अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता, एक अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता, अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता क्या होगी बताओ। इसमें टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, देखो 2 है, 3 है और 5 है। 6 में से 3 कितनी है, अभाज्य संख्या है। तो कुल अनुकूल परिणाम बटा क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। अब इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। फॉर्मूला आप बराबर ब्रैकेट में लिखना है कि क्या होगा, प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ठीक है। फॉर्मूला बराबर ले लेना, ठीक है। आगे दे रखा है इसका दूसरा, देखो आपको पूछ रखा है कि 2 और 6 के बीच में
स्थित कोई संख्या, तो दो, ये दो है, ये छह, इनके बीच में देखो कितनी संख्या स्थित है, एक दो तीन संख्या है। तो कितनी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तीन। तो इनकी प्रेरिकता क्या हो जाएगी, दो से छह के मध्य संख्या, दो से छह के मध्य संख्या कितनी हो जाएगी, तीन होगी। कितनी होगी, तीन, और बटा छह। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बटा दो आ गया। आगे देखो तीसरा पूछ रखा है कि एक विषम संख्या होने की प्रेरिकता। तो देखो इसमें विषम संख्या कितनी है, तीन है, पांच है, एक हो गई, एक तीन पांच, तीन संख्या क्या हो गई, विषम हो गई। ठीक है, तो विषम होने की प्रेरिकता कितनी हो जाएगी, तीन। तो विषम संख्या होने की प्रेरिकता कितनी हो जाएगी, तीन बटा छह। तो लमसम आपको पता चल गया कि आपको चाहे सम संख्या पूछे, अभाज्य संख्या पूछे, कोई भी संख्या पूछे, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है उत्तर 99% कितना आएगा, एक बटा दो। या क्या ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है चौथा, वो है ताश से संबंधित। अगला सवाल देखो, 14वां सवाल है। 14वां सवाल भी ताश से संबंधित पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सवाल है ताश वाला। अब जानते हो आप में ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो अब ध्यान रखना, आप चाहो तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता सकता हूँ, और आप चाहो तो मैं सीधा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सीधा ही लिखते हैं। कुल ताश में कुल पत्ते यानी कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 में से 13 पत्ते होते हैं। आपको पता है हुक्म ईंट और चिड़ी, और कौन सी होती है, खेलने वाले को पता है इसे। तो ठीक है, 13 पत्ते होते हैं। अब 13 आपको जो पूछ रखे हैं उसमें देखो कि 52 पत्तों में से एक गड्डी में से पता निकालने की प्रेरिकता क्या होगी। तो पहले लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कितना होता है बताओ। लाल रंग के दो पत्ते होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लाल पान, और एक होती है चिड़ी। क्या होती है, चिड़ी। तो इसमें कितने पत्ते हो गए, टोटल दो पत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। बादशाह कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जैसे मान लो इन 52 पत्तों को एक बार मैं तोड़ के आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, वैसे 52 पत्तों में कलर तो दो ही होता है, एक लाल रंग का होता है, एक काला रंग का। लाल रंग और काला रंग कितने भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले आप ये ध्यान रखना कि इन 52 पत्तों को अगर कलर में विभाजित किया जाएगा तो दो ही रंग में होते हैं। कितने रंग में होते हैं, दो ही रंग में। पहला रंग कौन सा होगा, लाल रंग होगा, और दूसरा कौन सा होगा, काला रंग। पहला रंग होगा वो कौन सा होगा, लाल रंग होगा। दूसरा जो रंग होगा वो कैसा होगा, काला रंग होता है। ठीक है, अब लाल रंग है, इनके भी दो पार्ट होते हैं। तो इनके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है लाल पान, ईंट और दो ही है। एक होता है लाल पान, एक होता है ईंट। यहां पर क्या होता है, एक होता है हुक्म और एक होती है चिड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखना, 52 पत्तों में से कलर अगर पूछा जाए तो आपके दो दो कलर होते हैं, यानी दो ही कलर होते हैं, लाल रंग का और काले रंग का। पत्ते कितने होंगे, 26 होंगे। अगर कलर वाइज पूछे जाए तो आपको कितना होगा, 26 होते हैं। अब अगर इन 26 को हम दो भागों में तोड़े, किन किन में, लाल पान में और ईंट में, तो कितने हो जाएंगे, 13। कितना हो जाएगा, 13। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो इन 13 रंगों में क्या होगा, एक से लेकर 9 तक तो वो पत्ते हो जाए, इक्की दुक्की ये हो जाएंगे। साथ में 4 पत्ते वो होते हैं रानी, बेगम, इको और गेडियो। तो ये 4 अलग अलग वो पत्ते होते हैं। तो अब देखो आपको पूछा है इसमें कि क्या पूछा है कि लाल रंग का बादशाह होने का। तो लाल रंग का भाई बादशाह एक किसमें होगा, बादशाह
अब देखो ज्यादा जो पूछा जाता है वो लिखता हूँ। किंग बोलते हैं, किंग एक ही लाल रंग का होता है, एक ही ईंट का होता है, एक ही हुक्म का होता है, एक ही क्या होता है, चिड़ी का होता है। आगे देखो, उसके बाद में इक्का, इक्का एक ही लाल रंग लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक ही हुक्म का होता है, एक किसका होता है, चिड़ी का होता है। आगे देखो, गुल्लो, गुल्लो एक ही लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुक्म का होता है, एक किसका होता है, चिड़ी का होता है। ठीक है। उसके बाद में क्वीन, क्वीन का भी क्या होता है, एक ही लाल पान का होता है, एक किसका होता है, ईंट का, और एक हुक्म का, और एक चिड़ी का। खास तौर से आपको ये चार याद रखना है, तो चारों को आप इस तरह याद रखना। ठीक है। अब देखो, बादशाह पूछा है तो बादशाह लाल रंग के कितने हो जाएंगे, एक और दो, कितने हो जाएंगे, एक और दो। और आपको पूछ रखा है कि लाल रंग के बादशाह होने की प्रयोजनता क्या होगी, तो इधर देखो मैं लिख रहा हूं पहला, जो आपको पहला पूछा गया है कि लाल रंग के बादशाह होने की प्रयोजनता, बादशाह होने की प्रयोजनता क्या होगी। तो आप जानते हो कि कुल परिणाम तो कितना हो गया, 52 हो गया, बटा में तो कितना आएगा, 52। और 52 में से लाल रंग के बादशाह कितने मिले हमें, एक और दो मिले, तो इनका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 2। तो इनको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/26, कितना आ जाएगा, 1/26। आगे देखो, मैं दूसरा इधर अब आगे यहां से कर रहे हैं। एक फेस कार्ड वाला तथा तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते क्या है, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, देखो तस्वीर किस किस पर होती है आपको पता है, बादशाह पर तस्वीर होती है, बेगम पर तस्वीर होती है, गुल्ले पर तस्वीर होती है, और इक्के पर नहीं होती। ठीक है। तो इन तीन पर तस्वीर होती है, इन तीन के टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, सोचो। चार चार कितने हो जाएंगे, चार, चार मैं 3 से गुना करूंगा तो 12, टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे, 12 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है। तो फेस कार्ड वाला या आपको पूछे तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, इसमें सीधा ऐसे दे रखा है, नहीं कि ऐसा पूछ रहे हैं कि लाल रंग के फेस कार्ड वाला या ब्लैक रंग के फेस कार्ड वाला, आपको इस तरह की क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि सीधा दे रखा है कि तस्वीर वाले पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं हमारे पास में, 12 पत्ते। कितने हैं, 12। किस किस के हैं भाई, बादशाह के होते हैं, और गुल्ले के होते हैं यानी गुलाम बोलते हैं जिसको, और क्वीन के होते हैं। ठीक है। तो ये चार चार और चार कितने हो गए, 12। कुल पत्ते कितने होते हैं, 12। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, टोटल 12। 12 कितने में से होते हैं, 52 में से। ठीक है। तो इनको काट दो, किससे काटो, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 3/13, 3/13 हो गया। तो तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रयोजनता कितनी हो जाएगी, 3/13 हो गई। आगे देखो, तीसरा, लाल रंग का लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो, लाल रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, देखो 2, 2 4 और 2 कितने हो गए, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 6 पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 6/52। अगर ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3/26, कितना आएगा, 26। अगला दे रखा है चौथा कि पान का गुलाम। अब पान का गुलाम, तो लाल पान का गुलाम कितना है, एक है। कितना है, एक है। लाल पान का गुलाम कितना है, एक ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 1/52। तो इसकी चौथी जो क्वेश्चन दे रखा है, तो लाल पान का गुलाम होने की प्रयोजनता कितनी हो जाएगी, लाल पान का गुलाम कितना है, एक ही है, और बट्टा कितना हो जाएगा, 52। ठीक है। आगे देखो, पांचवें में आपको पूछ रखा है कि हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते टोटल कितने हैं, 13 आपको पता है। तो हुक्म के पत्ते होने की प्रयोजनता कितनी हो जाएगी, 13/52। तो हुक्म के पत्ते तो कितने हो जाएगी, 13/52। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ गई। आगे देखो, छठे में इसमें क्या पूछ रखा है, एक ईंट की बेगम होने की प्रयोजनता। ईंट की बेगम कितनी है हमारे पास में, एक ही होती है। ईंट की बेगम कितनी है, एक, तो 1 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो ईंट की बेगम तो कितना हो जाएगा, 1/52 हो गया। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है। तो आप संख्या ध्यान रखना, अगर आपको संख्या ध्यान में है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। जब इसमें से
2 नंबर का जो क्वेश्चन बड़े वाला पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, या तो दो पासे वाले से पूछा जाता है या किससे पूछा जाता है, ताश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला सवाल देखो, 15वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 15वां सवाल। ठीक है, 15 सवाल में आपको क्या करना है, 5 पत्ते हैं। टोटल कितने पत्ते हैं? टोटल कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं यार। 5 पत्तों को ही आपको नोट करना है। तो कौन कौन से 5 पत्ते हैं आपको दे रखा है? ईंट का दहला दे रखा है, गुलाम दे रखा है, बेगम दे रखा है, बादशाह दे रखा है। ठीक है, और इका दे रखा है। ये 5 पत्ते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या हमारे पास में कितनी है? इधर देखो, निकाले गए कुल पत्ते कितने हैं, या कुल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या हमारे पास में 5 है। कितनी है? 5 है। अब आपको बताना है कि इन 5 पत्तों को निकालना है आपको अलग अलग। तो अलग अलग अगर हम निकालेंगे तो पहला क्या दे रखा है आपको? इनमें से यादर से एक पता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोगता होगी कि ये बेगम होगा। तो आपको पता है इन 5 में से एक बेगम है। तो यहां पर देखो, फॉर्मूला आप लिख लेना या बराबर लिख देना। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूछ रहा कि बेगम होने की प्रयोगता, बेगम होने की प्रयोगता। तो बेगम होने की प्रयोगता क्या होगी, यानी पी क्वीन, क्वीन की आपको मात्रा क्या निकालनी है, प्रयोगता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, यानी बेगम की संख्या कितनी है? 1 है। और कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 5। आप आगे फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, नहीं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना। प्रयोगता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आप लिख लेना। आगे देखो, इसका दूसरा क्या पूछ रखा है। दूसरे में आपको दो अलग अलग पूछ रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी पूछ रखा है। तो दूसरे में पूछ रखा है यदि बेगम निकाल ली जाती है। अब मान लो इन 5 में से अगर मैंने एक बेगम निकाल दी तो मेरे पास में टोटल पीछे पीछे निकाले गए पत्तों की संख्या कितनी होगी? देखो, पीछे निकाले गए कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक बेगम तो क्या कर दी, निकाल दी। तो मेरे पास अब कुल पत्तों की संख्या कितनी बच गई? 4 बच गई। इसके बाद में आपको पूछा है कि इनमें से एक इक्का होने की प्रयोगता क्या होगी। तो आपको पता है इन 4 में से तो एक इक्का होगा, तो 1 बटा कितनी हो जाएगी? 4। तो आपको यहां पर लिखा है इक्का होने की प्रयोगता, इक्के होने की प्रयोगता क्या होगी? इक्के होने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी? 1 बटा कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 1 बटा 4 होगी, क्योंकि 4 में से एक तो इक्का है, हमने तो निकाला क्या है? बेगम में निकाली है। आगे देखो, इसका बी पार्ट क्या दे रखा है? बी पार्ट में आपको दे रखा है कि बेगम होने की प्रयोगता क्या होगी। तो बेगम तो है ही नहीं हमारे पास में, इन 4 पत्तों में तो बेगम है ही नहीं, तो इसकी प्रयोगता कितनी हो जाएगी? 0। तो बेगम होने की प्रयोगता कितनी होगी? 0 होगी। बेगम होने की बेगम होने की प्रयोगता 0 कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0, क्योंकि बेगम है ही नहीं तो उनकी प्रयोगता कितनी होगी? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आपने अगला 16वां। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं? 2 वैरायटी के आपको अलग अलग पेन दे रखे हैं, एक अच्छे पेन है, एक बुरे पेन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तो पेनों की संख्या आपको निकालनी होगी। तो कुल पेनों की संख्या निकालनी है। अगर अच्छे पेन 132 है और खराब पेन कितने हैं? 12 पेन है। तो आपको बताना है अच्छे पेन होने की प्रयोगता क्या होगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 132। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 144। कितनी हो गई? 144। कुल पेनों की संख्या कितनी होगी? 144। अब बताइए आपको अच्छे पेन होने की प्रयोगता क्या होगी। तो अच्छे पेन होने की प्रयोगता देखो, इसलिए अच्छे पेन अच्छे पेन होने की प्रयोगता, अच्छे पेन होने की प्रयोगता, अच्छे पेन होने की प्रयोगता क्या होगी? यानी गुड। गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा।
तो अच्छे पेन है कितने, 132 है, तो 132 बेटा कुल समूह परिणाम कितना हो जाएगा, 144। अब इनको काटते हैं, इनको काटो, इनसे काट सकते हैं, 2 से 4 से काट दो, तो 4 से काटेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 33 बार, बट्टा कितना हो गया 36, कितना हो गया, इनको भी आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11/12 आ गया, कितना आ गया 11/12। तो अच्छे पेन होने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी, 11/12 हो जाती है। कभी कभार इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है कि अच्छे पेन नहीं होने की प्रयोगता क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि अच्छे पेन होना और अच्छे पेन नहीं होने का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नहीं निकालना है तो 1 में से इसको घटाएंगे तो 1/12 हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में तो इतना ही पूछ रखा है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है 17वां दे रखा है, तो 17वां क्या दे रखा है, देखो इसके साथ में करते हैं 17वां भी। 17वां में दे रखा है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हो गए, टोटल बल्बों की संख्या कितनी है, कुल बल्बों की संख्या कितनी है, देखना इसके 2 पार्ट है पहले 17 में, ठीक है। तो पहला मैं करवा रहा हूं, दूसरा आप करना। कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है, यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 20 हो गया। आगे आपको क्या दे रखा है, जिसमें से 4 खराब है, एक बल्ब याद से निकाला जाता है, तो इसकी प्रयोगता क्या होगी कि यह खराब बल्ब है। तो खराब बल्ब होने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि खराब बल्ब है कितनी, खराब बल्ब है कितने, खराब बल्ब कितने, 4, अर्थात अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, 4 है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 20। तो देखो खराब को क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बी, यानी खराब बल्ब होने की प्रयोगता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 20, तो प्रयोगता कितनी आ जाएगी, 1/5 आ गई। अब इसका दूसरा है वो आप खुद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं 18वां। देखो अगला सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर है 18वां। 18वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दे रखा है, एक डिस्क है आपके पास में, जिसमें आपके पास में टोटल संख्या 1 से लेकर 90 तक अंकित है। तो हमारा कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या यानी कुल संभव परिणाम कितना हो गया, आप कुल संभव परिणाम नाम लिख सकते हो, कुल संख्या लिख सकते हो। तो कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम हो गया 90। संख्या कहां से अंकित है, 1 से लेकर 2 3 ऐसे करते कहां तक अंकित है, 90 तक अंकित है उस डिस्क पर, ठीक है। अब इसमें पूछ रखा है कि कोई भी संख्या यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो किसकी प्रयोगता पूछी है आपको, इसमें 2 पूछ रखी है। पहली पूछ रखी है कि 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। अब आप जानते हो कि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से होती है। तो इसका पहला पूछ रखा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का अनुकूल परिणाम कितना होगा, देखो 2 अंकों की संख्या कहां से लेकर कहां तक होगी, तो आप जानते हो कितनी होगी, पहले तो ये सोचो। मैं यहाँ पे ये जगह छोड़ रहा हूँ, ऐसे कोष्टक में बता रहा हूँ कहां से स्टार्ट हो रही है, 10 से होती है। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 10 से। कहां तक चलेगी, डॉट डॉट, जैसे मान लो 10 के बाद में 11 है, 12 है, ऐसे करते करते कहां तक चलेगी, 90 तक। अब आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 संख्या है, जिसमें से अगर मैं 10 शामिल कर लूं तो पीछे कितने बच गए, यानी ऊपर वाली अगर मैं 9 हटा दूं, 1 से लेकर 9 तक हटा दूं, तो बाकी की संख्या 2 अंकों की संख्या है। तो 90 में से मैं अगर 9 हटाऊंगा तो बाकी कितनी संख्या बच गई, 81 संख्या है, जो कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 81 होगी। और इस 81 में से आपको एक संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो 2 अंकों की संख्या होने की प्रयोगता निकालनी है, देखो इसलिए 2 डिजिट, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, 2 अंकों की संख्या की प्रयोगता, 2 अंकों की संख्या की प्रयोगता। तो प्रयोगता क्या होगी, अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो गया 81, और बटा कुल परिणाम कितना है 90। तो इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ गया। कितना आ गया, 9/10। तो 2 अंकों की संख्या का, अगर 2 अंकों की संख्या निकालने की जो प्रयोगता होगी वो कितनी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। अब इसका देखो दूसरा पार्ट, फॉर्मूला आप देखना यहां पर रखना, बराबर फॉर्मूला लिखना है हर एक क्वेश्चन में। इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है कि 5 से विभाजित नहीं, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ मान लो 1 से लेकर अगर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या इनके बीच में आती है,
जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसी कितनी संख्या है। तो आपको पता है लास्ट संख्या 9 की आएगी, यानी 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। जैसे 10 आएगी 10 में 100 चला जाएगा, तो आपको 90 तक इंक्लूड करना है। तो 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है 9 होती है। कितनी होती है 9। तो आपको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या होने की, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 9 होती है। कौन कौन सी होती है आप लिख सकते हो, कोष्टक में बता सकते हो लिखकर कि कौन कौन सी होती है। 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16 होती है। ऐसे ऐसे करते लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी 81 होती है। कौन सी होती है 81 होती है। ठीक है, टोटल में कितनी संख्या हो गई 9। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या की प्रयोगता क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्रयोगता क्या होगी, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 9, कुल परिणाम कितना हो गया 90, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा आगे करते हैं। तीसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है, तीसरा इसका दे रखा है कि 5 से विभाजित संख्या, यानी 1 से लेकर 90 तक कितनी 5 से विभाजित संख्या है। तो 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होगी, देखो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी सोचो, 18 90 होती है, लास्ट संख्या 90 होती है, 18 90, टोटल संख्या कितनी होगी 90 हो गई, टोटल 90। उनमें से देखो 18 संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित हो, जैसे 5 10 15 ऐसे करते करते 50 तक 10, तो ये संख्या होगी। फिर 55 60 65 70 75 80 85 90, ऐसे कुल मिलाकर कितनी संख्या होगी 18 संख्या होती है जो किससे विभाजित होती है 5 से विभाजित होती है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारा 18। तो अब इनकी प्रयोगता क्या होगी, 5 से विभाजित संख्या की प्रयोगता क्या होगी, देखो तो टोटल कितनी संख्या है 18, कुल संभव परिणाम कितना हो गया 90, काटेंगे तो कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला 19वां सवाल देखो, अगला सवाल है, देखो मैं सीधा सवाल करा रहा हूं आपको, 19वां सवाल नहीं कराऊंगा, आप खुद करना, नॉर्मल सा सवाल है, उस पर एक डेस्क कार्ड है, उस पर संख्या क्या है अक्षर अंकित, आप उसमें से सीधी प्रयोक्ता बतानी है, ये आप खुद करना। 20वां सवाल है जो पेपर में नहीं आएगा, पेपर की दृष्टि से नहीं है, एक वर्त है उसकी परिधि दे रखी है, उसके आधार पर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आपके वो पेपर में नहीं आएगा, तो पेपर में नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो 21वां सवाल है, कौन सा सवाल है 21वां सवाल है, देखना 21वें सवाल में आपको क्या दे रखा है कि 144 बॉल पेनों में से एक समूह के 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है। तो देखो कुल बॉल पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास में, कुल बॉल पेनों की संख्या कितनी है 144 है। कितनी है 144 है, जिसमें से खराब कितने हैं, खराब बॉल पेन कितने हैं, खराब बॉल पेन कितने हैं 20 है, और अच्छे कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे अगर 144 में से 20 में घटा दूंगा तो 124 क्या हो गए अच्छे बॉल पेन हो गए, क्या हो गई 124 क्या हो गई अच्छे बॉल पेन। ठीक है, तो आपको एक पेन खरीदना है परंतु खराब खरीदना नहीं चाहोगे, दुकानदार इन दोनों पेनों में से आपको कौन सा पेन निकाल कर देगा। इसमें दो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये पेन, क्या ये पेन खरीदेंगे, क्या वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आपको एक बार अच्छे पेन खरीदना है, एक बार अच्छे पेन की नहीं होने की प्रयोक्ता बतानी, बस इतना ही करना है। तो पहला दे रखा है जो पेन खरीदेंगे वो अच्छे होने की प्रयोक्ता क्या होगी, देखो आप खरीदने वाले पेन अच्छे हैं, देखो आप खरीदने वाले पेन अच्छे हैं, तो खरीदने वाले पेन अच्छे हैं, तो अच्छे पेन कितने हैं खरीदने वाले 124 है। ठीक है, तो इनकी प्रयोक्ता क्या होगी, देखो यानी अच्छे को क्या बोलते हैं गुड बोलते हैं, तो गुड बॉल पेनों की पेन को क्या बोलते हैं पेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी 124 बटा कुल संभव परिणाम कितना है 144। अब इनको देखो काटो 4 से, तो काटेंगे कितना आएगा 31 बटा भाग जाएगा इसमें 3 बार, फिर जाएगा 6 बार,
तो कितनी आ जाएगी 31/36 आ गई। यानी आप जो पेन खरीदोगे वो अच्छे पेन खरीदोगे, और अच्छे पेन खरीदने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी 31/36। अब आप जो पेन अच्छे नहीं हो उनको खरीदोगे, नहीं खरीदा आप वो पेन नहीं खरीदना है, तो अब अच्छे पेन खरीदने की नई प्रयोगता कितनी हो जाएगी, यानी आपको या तो उस फॉर्मूले से कर दो, या आपको पता है ये अच्छे है तो ये खराब है, तो 20/44 को हम नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदने की प्रयोगता, नहीं खरीदने की प्रयोगता, नहीं खरीदने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी, या तो आप ऐसे कर सकते हो 20/144, इनको मैं 4 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5/36, 5 बटा कितना आ जाएगा 36। या आप ऐसे इसको कर सकते हो कि अच्छे पेन प्लस अच्छे पेन नहीं है उनकी योग कितना हो जाएगा 1, फिर आप एक में से घटा लेना, ऐसे कर लेना, तो अभी आपका उत्तर क्या होगा सही। आपके पास में दोनों तरीका आपके अवेलेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, देखो अगला देखो 22वां सवाल है, जो कि उदाहरण के माध्यम से बताना है कि उसमें कुल परिणाम दे रखे हैं आपको 11 परिणाम है, यानी संख्या दे रखी है 2 से लेकर 12 तक। आपको बताना है कि प्रत्येक संख्या कितनी होती है, एक बार आएगी तो उसकी प्रयोगता कितनी हो जाएगी 1/11, 1/11 ऐसे होगी। आप वो खुद कर लेना, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना। अगला सवाल है, जो सवाल है आपका 23वां सवाल है। 23वां सवाल है जो सिक्के से संबंधित है, ठीक है। जिसमें सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो आपको पता है 2 चीज आती है, हेड और टेल, यानी चित और पट, ठीक है। लेकिन एक बार या अधिकतम आपको 2 बार पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कितनी बार पूछा हुआ है 3 बार पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को उतनी गहराई से मत देखना, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको पेपर में अधिकतम 2 ही बार पूछा जाएगा कि सिक्के को जब एक बार फेंका जाता है या सिक्के को जब 2 बार फेंका जाता है। तो अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसकी सहायता से आप क्या है कि क्वेश्चन का कुल संभव परिणाम निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसमें दे रखा है कि एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। देखो एक सिक्के को, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या फेंका जाता है, बात एक होता है। उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ये फॉर्मूला याद रखना। ये भी आप पासे में यूज कर सकते हो और ये यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ये पासे और सिक्के के लिए फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर n होगी, 2 की पावर क्या होगी n। और जब पासा आएगा तो पासे में 2 की जगह कितना हो जाएगा 6, क्योंकि पासे में अधिकतम संख्या 6 होती है। n का अर्थ क्या है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, जितनी बार उछाला जाता है वो इसका मान होगा। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सिक्के को कितनी बार उछाला गया 3 बार, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो मेरे पास में कुल संभव परिणाम कितना होगा 8 होगा। अब 8 कौन कौन से होंगे देखना, पहली हेड हेड, बाद मान लो हेड टेल हेड आ सकता है, फिर हेड हेड और टेल हो सकता है, फिर टेल 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 हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, फिर टेल हेड टेल हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, 2 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब और कौन सा हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है नहीं कि शुरुआत से टेल हो सकता है, अंतिम में हेड हेड हो सकता है, या शुरुआत में क्या हो सकता है हेड हो सकता है, लास्ट में क्या हो सकता है टेल टेल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये कितने कुल परिणाम कितने हो गए 8। तो याद रखना कुल परिणाम ये इस तरह 8 होते हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड हेड और टेल हो सकता है। इस हिसाब से आपको 8 परिणाम याद रखना है, ठीक है। जब सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो कितना आता है 4 आता है। लेकिन अब आपको बताना है कि जब जीतता कब है, जब सेम संख्या आती है यानी पट पट आता है तो वो जीत जाता है, या चित चित आता है तो वो जीत जाता है। तो देखो हेड हेड 3 बार एक में आता है, चित चित 3 में एक बार आता है, तो कुल मिलाकर वो इन 8 कंडीशन में से 2 में जीतता है। कौन कौन सी में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में उसकी जीत होती है। तो जीत होने की पहले प्रयोक्ता निकालनी है, उसके बाद में हारने की प्रयोक्ता निकालनी है, यानी जीत में से हारने की घटाएंगे तो प्रयोक्ता आ जाएगी। तो इधर देखो जीतने के परिणाम, जीतने के परिणाम कितना होगा, जीतने का परिणाम कितना होगा, जीतने का परिणाम होगा ये 2,
संख्या कितनी होगी, दो, एक और दो ही होगी, ठीक है। तो अब देखो इनकी प्रयोक्ता क्या होगी, इसलिए विनिंग मूवमेंट की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी, कुल संभव परिणाम तो हो गया 8, अनुकूल परिणाम कितना है 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 8, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/4, यानी इनमें जीतने की जो संभावना है वो कितनी है 1/4 है। अब आपको पूछिए हारने की, तो हारने की निकालते हैं, तो हारने की क्या हो जाएगी भाई, मैं आपको पता है कि जीतने और हारने का योग कितना होगा 1 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये दो क्या है जीत रहे हैं तो बाकी चांस में हम क्या करें, हार ही रहे इस समय, तो वैसे कर लो। इसके दो तरीके आप कैसे करना, ठीक है। इधर देखो, अब आपको पूछा है हारने का, तो हारने का पूछा है, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है कि जीतने की प्रयोक्ता और हारने की प्रयोक्ता, वन का अर्थ हो गया जीतना, हारने को क्या बोलते हैं लॉस, इन दोनों की प्रयोक्ता का मान योग कितना होगा 1 होगा। जबकि आपको जीतने की प्रयोक्ता तो कितनी आ रही है 1/4, तो हारने की प्रयोक्ता निकाल सकते हैं, लॉस होने की प्रयोक्ता 1 माइनस कितनी हो जाएगी 1/4, इसको मैं घटाऊंगा तब कितना आ जाएगा 3/4, तो हारने की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी 3/4 हो गई। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। अगला सवाल है 24वां सवाल, कौन सा सवाल है 24वां सवाल है। और ये सवाल आप मेरे दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और लास्ट सवाल आपका, अगला सवाल है 24वां और लास्ट ही सवाल है। आपको जबरदस्ती उसने एक पासे को जब 2 बार फेंका जाता है, अब देखना कंडीशन देखना, या तो एक पासे को 2 बार फेंको बात एक ही है, या अलग अलग 2 पासा लो एक साथ फेंको बात क्या होगी एक ही होगी। तो देखो एक पासे को 2 बार फेंकना, 2 बार फेंकना, या 2 पासों को एक साथ फेंकना, या 2 पासों को एक साथ फेंकना, दोनों में कंडीशन क्या होगी सेम ही होगी। और मैंने अभी फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 की पावर n, क्योंकि एक पासे पर संख्या अधिकतम कितनी होती है 6। अब मैं पासे को कितनी बार फेंक रहा हूँ 2 बार फेंक रहा हूँ, तो इस पर पावर कितनी हो जाएगी 2, तो कुल परिणाम कितना आ गया आपके पास में 36। अगर अब देखो कुल परिणाम तो हमारे पास में कितना आ रखा है 36। अब मैं आपको जब एक पासे को एक साथ में 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ में एक बार फेंको, इसका आपको एक मैं सारणी बना कर बताता हूँ, बहुत जबरदस्त है ये। अगर आपने सारणी याद कर ली तो जब पासे को 2 बार फेंका जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको ये सारणी आ रही है तो देखना, मैं आपको यहाँ पर सारणी बता रहा हूँ, पहले सारणी समझ लेना, ठीक है। सारणी आनी बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर आप संख्या लिख देना 1 2 3 4 5 6, इधर भी ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको आप सारणी आराम से बना सकते हो, बहुत इजी है ये सारणी। अगर आपको ये सारणी बनानी आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अगर दो जब एक पास से 2 बार फेंका जाएगा उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर ये सारणी आपको बनानी आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आप रफ काम है, मैं तो इसे बता रहा हूँ, ये आपका रफ काम है, पीछे बना लेना या आप रफ में बनाना। इसको लिखना कैसे, देखो इसका लिखने का तरीका क्या है कि ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में लिखा जाएगा, तो 1 1, इसको मैं 1 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 3 लिख सकता हूँ, यानी ये संख्या पहले लिखनी है ये बाद में लिखनी है। इसको मैं 1 4 लिख सकता हूँ, बीच में कोमा लगाना है, इसको मैं 1 6 लिख सकता हूँ। अब देखो अब एक की जगह कितना आ जाएगा 2 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2 6 लिखता हूँ, इसको मैं 3 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 3 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4
4 लिख सकता हूँ और इसको मैं 4 5 लिख सकता हूँ और इसको मैं 4 6 लिख सकता हूँ। इसको मैं 5 1 लिखूंगा, इसको मैं 5 2 लिखूंगा, इसको मैं 5 3 लिखूंगा, इसको मैं 5 4 लिखूंगा, इसको मैं 5 5 लिखूंगा, इसको 5 6 लिखूंगा, इसको 6 1 लिखूंगा, इसको 6 2 लिखूंगा, इसको 6 3 लिखूंगा, इसको 6 4 लिखूंगा, इसको 6 मैं 5 लिखूंगा, इसको 6 6 लिखूंगा। इस तरह आपको ये सारणी बनानी है, बहुत इजी थी सारणी बनानी, मतलब ये संख्या पहले लिखनी है, ये इसके बाद में रखनी है। अब इनमें से आपको दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो योग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग इतना हो गया तो उसके आने की प्रयोजकता क्या होगी। एक पूछा जाता है गुणज का सवाल, ठीक है। जैसे योग का सवाल पूछा जाए, जैसे मैंने कह दिया कि कोई संख्या कि मान लो 5 योग आने की प्रयोजकता क्या होगी, तो जैसे मान लो 5 योग आने की प्रयोजकता देखो 1 और 2 1 और 4 5 2 और 3 5 3 और 2 5 4 1 5, तो ये एक विकर्ण बना रही नहीं। तो योग पूछा जाए कोई भी संख्या तो आप विकर्ण याद रखना, गुणज पूछा जाए तो आप संख्या ध्यान में रखना दिमाग में। जैसे इसमें दे रखा है, पहला दे रखा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो पहले आप 5 आ रहे हैं तो योग आने की कुछ फेंका जाता है, तो किसी भी बार में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो देखो 5 कितनी बार आएगा, अब ये नोट करो 5 कितनी बार आ रहा है, पहले आ रहा है वो निकालते हैं, बाद में उस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो 5 कितनी बार आ रहा है सोचो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर और हो गया 7 8 9 9 10 11 बार 5 आ रहा है। तो पहले 5 आने की प्रयोजकता क्या हो जाएगी, कम से कम 5 कितनी बार आ रहा है, तो पहले इधर नोट कर दो 5 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। इधर देखो 7 8 9 10 11, तो कम से कम 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो इधर देखो पहले मैं दूसरा करता हूं इसका, यानी 5 कम से कम आ रहा है, कम से कम आना कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। और अब इन आने की प्रयोजकता क्या होगी, 5 के आने की प्रयोजकता क्या होगी, 11 बटा कितना हो जाएगा 36। और अब आपको निकालना है पहले में नहीं आने की, यानी पी डैश निकालना है, पी 5 डैश निकालना, 5 का आता है डैश निकालने का क्या हो गया कि नहीं होने की प्रयोजकता, और होने की प्रयोजकता और नहीं होने की प्रयोजकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 में से क्या करता हूँ, होने की प्रयोजकता को क्या करता हूँ, घटाता हूँ, तो मान कितना आ जाएगा 1 बटा 11 बटा 36, तो 36 में से 11 जाएगा, कितना बच गया 25 बटा 36, कितना आएगा 25 बटा 36। इसमें आपको दो ही क्वेश्चन पूछ रखा है, जबकि ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, आपको योग के ज्यादा पूछा जाता है कि 5 आने का योग, 7 आने का योग, 9 आने का योग, इस तरह की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो आप ये प्रश्नावली हो चुकी है कंप्लीट। आने वाला जो क्लास 10 का वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट पेपर करवाएंगे आपको लमसम 10 या 15 दिन बाद में। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।